मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कल आपको बताया था अणु, संयोजकता एवं आयन पर थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में, फिर किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आपने गायत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लिंक को आगे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। देखिए, अपन देख रहे थे संयोजकता। कल आपको बताया भी था, कल आपने पढ़ा था अणु। अणु किसे कहते हैं? अणु के अंतर्गत आपने देखी थी परमाणुता। परमाणुता किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुता। जैसे आपको कह दें ये एक अणु दे दिया आपको, सपोज H2SO4 क्या दे दिया? H2SO4। अब आपको इसमें परमाणुता की बात करें, किसी परमाणुता कितनी है तो आप क्या बताओगे? तो आप जानते हो कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी है। परमाणु की संख्या कितनी है तो देखिए, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? हाइड्रोजन के परमाणु 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। टोटल इनको जोड़ने पर कितना योग आ रहा है? आपके परमाणु की संख्या कितनी है? 7। कितने परमाणु की संख्या है? 7 है। तो इसकी परमाणुता कितने कहेंगे? परमाणुता हो जाएगी 7। अर्थात इसको कहेंगे बहुपरमाणु के अणु। क्या कहेंगे? बहुपरमाणु अणु के नाम से भी जाना जाता है। तो कल अपने डिस्कस किया था परमाणुता, परमाणु, अणु, उस पर अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में आपको बताया था आवेश, आयन या आवेश, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। उस पर भी आपने डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु त्यागता है तब आपके धनायन का निर्माण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब आपके ऋणायन का निर्माण होता है। तो ये 2 चीजों को आपने कल देखा था। और फिर आपने पढ़ा था संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व को अन्य तत्वों के साथ में बंध बनाने की क्षमता, जो किसी परमाणु में उपस्थित बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या के अकॉर्डिंग होता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन मान लो अष्टक नियम को फॉलो कर रहे हैं तो नहीं इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं किसी से लेगा। अर्थात अपन अक्रिय गैसों के बारे में जानते हैं कि अक्रिय गैसें क्या होती है? किसी से कोई क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका बाह्य एकदम अष्टक पूरा है, तब वो किसी से क्रिया नहीं करती। परंतु आप देखोगे अन्य तत्व या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो अभी अपन देखते हैं संयोजकता पर डिस्कस कर रहे हैं, और फिर बाद में अपन आपको बनाना सिखाऊंगा मैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों के सूत्र। और फिर देखेंगे आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मौलिक द्रव्यमान क्या होता है, और उस पर अपन डिस्कस करेंगे। और फिर बाद में मोल संकल्पना पर भी थोड़ा बहुत मैटर दे रखा आपके सिलेबस में, उसको अपन कवर करेंगे। फिर इस प्रकार से आपका 3 पार्ट पूरे हो जाएंगे। एक चौथा पार्ट आपके केमिस्ट्री का बचेगा, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके बताया जाएगा। इसके आज आपको टेलीग्राम पे तीनों पार्ट की PDF में सेंड कर लूँगा, देख लेना आप। अपन देखते थे संयोजकता, क्या पढ़ रहे थे? संयोजकता की बात की जा रही है। संयोजकता की आपको परिभाषा कल बताई थी मैंने। संयोजकता की परिभाषा क्या बताई थी? किसी परमाणु का अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता ही संयोजकता है। अब कितने बंध बनाएंगे वो किस पर डिपेंड करेगा? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, उस पर अपन डिपेंडेंट करते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे आप देखते हो, मान लीजिए अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन की
या हीलियम की या किसी भी तत्व की बात करें तो अब आपको प्रश्न ये आता होगा कि किसी परमाणु का बाह्यतम कोश निकालना कैसे है, किसी परमाणु का बाह्यतम कोश कैसे निकालते हैं, तो इसका अपन को लिखना है इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं और फिर बाद में इस टॉपिक पे अपनाते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना देखो, लिखना तो आप जानते हो परमाणु होता है, परमाणु के भिन्न भिन्न क्या होते हैं? कोश होते हैं। परमाणु में क्या पाए जाते हैं? उपकोष, कोश वो पाए जाते हैं। आप जानते हो, देखिए परमाणु में कोश व उपकोष पाए जाते हैं, जैसे के एल एन एन, ये तो क्या हो जाएगा आपके कोश। अब उपकोष की बात करें तो क्या हो जाएगा? एस पी डी एफ, ये हो जाएंगे उपकोष। ये क्या हो जाएंगे? उपकोष परमाणु के अंतर्गत पाए जाते हैं। आप देखते हो ये परमाणु बनाया, ये परमाणु का क्या? नाभिक। क्या परमाणु का? नाभिक। ये तो था आपके नाभिक, न्यूक्लियस। अब ये n बराबर 1 2 3 n बराबर 4, तो इसको अपन क्या मानेंगे? ये प्रथम कोश को बोलते हैं के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश। और इन कोशों के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? अलग अलग कोश पाए जाते हैं, जो अपने परमाणु की संरचना में विस्तार पूर्वक से दे रखा है। स्वागत पाठ में आपको विस्तार पूर्वक से वापस समझाऊंगा। फिर भी एक बार आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना मुझे सिखाना, उसके लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्रथम कोश में लिखो कौन सा होता है? एस कोश। देखो n बराबर 1 2 3 4। एस कोश की शुरुआत होती है 1s से, p की शुरुआत सेकंड कोश से, d की शुरुआत होती है थर्ड कोश से और f की होती है फोर्थ कोश से। ये इनकी शुरुआत होती है। तब आप देखते हो यहाँ पे लिखूंगी 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? s कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? अधिकतम इलेक्ट्रॉन s में अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एस कोश में 2 आते हैं, पी कोश में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब अपन पहले इस प्रकार से अपन सीरीज बनाते हैं, फिर 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर बाद में d की शुरुआत होती है 3d 4d 5d 6d और 7d। और फिर बाद में f कोश की शुरुआत 4f 5f 6f और 7f। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे पहले इस साइड में एंटर करेंगे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें एंटर करेंगे? 1s में। फिर बाद में इस डॉट डॉट रेखा को बाहर निकालते हैं अपन, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करते हैं। फिर पुनः यहाँ से डॉट 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 बाहर निकालते हैं, वापस इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं। पहले इसमें करेंगे फिर बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर वापस ऐसे सिस्टम चलता रहता है। इस प्रकार सिस्टम बार बार घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम का क्रम क्या रहेगा? तो ये सिस्टम का क्रम रहेगा। तो इसका आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में हटा के फिर अपने मेन टारगेट पे भी जाना है। आपको समझाना भी है, 2-3 उदाहरण में समझाता हूँ किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हुए। देखिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेन टारगेट है मेरा आपको किसी परमाणु का बाह्यतम कोश पता लगाना, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके आधार पे कितने बल बनाएगा वो आपको बताना होगा। देखिए इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
18 मीटर को देगी। तो इलेक्ट्रॉन के विन्यास देखने के लिए ये सिस्टम आपको याद बनाने वाले किस कौन सा ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं वो आपके दिमाग में बात रहने वाले। फिर बाद में किस तत्व का आपको परमाणु क्रमांक मान लो याद होना, कोई भी परमाणु जैसे दे रखा उसका परमाणु क्रमांक क्या है वो आपको दिमाग में होने वाले। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है किसका, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन विन्यास से निकालना, कैसे निकालेंगे, s को उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं 2 1s2। फिर बाद में s को उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 2। फिर p का नंबर आता है, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर जाएंगे 6। यहाँ तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। आपके कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 11, तो आगे किसमें भर जाएंगे 3s1। अब आपके छोटी किताबों में आपके लिए लिखा है 9th में आप देखोगे जैसे 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका कहलाता है बायतम कोष। बायतम कोष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये परमाणु त्यागेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पॉसिबल नहीं है। तब ये मैक्सिमम केस में क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को अपना त्याग कर देता है, और त्याग करके क्या करता है अपना स्टेप पूरा कर लेता है। मतलब बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। बायतम कोष मतलब 2n, n मतलब दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये स्टेबल कंपाउंड है। तब आपको बात करें इसके बायतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो क्या करेगा, त्याग करेगा, या 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है, तब वो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। तब आप देखते हो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया था, उसमें क्या है एक साथ है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है 281 ऐसे। इसने क्या किया, अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। तब आपके संयोजकता की बात आती है, सोडियम की संयोजकता कितनी है, तो सोडियम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है बायतम कोष से 1। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी +1। कितने हो सकती है संयोजकता +1। तो इसके आधार पर अपन देखते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता किस प्रकार से अपन निकालते हैं कि यहाँ पे बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके आधार पर अपन संयोजकता को फाइंड आउट करते हैं। दिमाग बात रहेगी। अब देखते हैं अपन कुछ तत्वों के लिए डायरेक्ट संयोजकता का मैं ट्रेंड आपको बता रहा हूँ। जैसे आवर्त सारणी मैंने दे रखी, उसी के अनुसार उन तत्वों की संयोजकता क्या होती है, फिक्स होती है। देखिए मैं हटा रहा हूँ इसको। देखिए क्या होता है, अपन देखते हैं जैसे आवर्त सारणी में देखा सारी धातु मतलब पूरी टेबल में आवर्त सारणी पहले वर्ग था, उसकी संयोजकता कितनी होती है +1। तो संयोजकता +1 किस किस की तत्वों की होती है, तो आप देखोगे हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम आदि हम तत्वों की कितनी संयोजकता +1 होती है। अर्थात अपन क्या इंटरसेप्ट क्या आएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की त्यागने की टेंडेंसी होती है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकते क्योंकि इनका स्तर पूरा है। फिर +2 संयोजकता किसकी होती है, सेकंड वर्ग की। तो सेकंड वर्ग में थे सारी मध्य धातु, जिसमें आपने देखा था बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, बेरियम +2। तो ये 7 तत्व इनकी संयोजकता कितनी होती है +2 के रूप में। अब +3 भी की तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता होती है +3। जैसे एल्यूमिनियम +3 बनाते हैं, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3। तो
तो इस प्रकार के तत्वों की संयोजकता भी होती है। कुछ तत्वों की संयोजकता होती है -1, तो -1 संयोजकता दर्शाते हैं हैलोजन वर्ग। कौन से वर्ग के तत्व? हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे -1 संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। और कई स्थान पे हाइड्रोजन भी होती है, धातुओं के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो वो -1 संयोजकता के रूप में एग्जिस्ट करती है। तो ये आपको दिमाग बात रहे। कार्बन फैमिली, उनकी संयोजकता कितनी होगी? कार्बन की संयोजकता की बात करें तो कार्बन फैमिली की संयोजकता होती है +-4 के रूप में। ये किसकी? ये हो जाएगी कार्बन फैमिली। कार्बन +-4 एग्जिस्ट कर सकता है, सिलिकॉन। तो ऐसे तत्वों की बात अपन करते हैं। तो ये तो इन तत्वों के बारे में। आवर्त सारणी में जो आपने वर्ग बना रखा है उसमें देखोगे यहाँ पे तो डी वर्ग। डी वर्ग की संयोजकता फिक्सेबल नहीं होती, उनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है, अर्थात ये संक्रमित तत्व होते हैं, उनकी संयोजकता फिक्स नहीं होती है। जबकि यहाँ पे पहला वर्ग आ रहा था उसकी संयोजकता फिक्स है, +1 होती है, और यहाँ पे सेकंड वर्ग आ रहा है उसकी संयोजकता +2 होती है, फिक्सेबल। फिर बाद में आप देखते थे आगे यहाँ पे एल्यूमिनियम वाली, बोरोन वाली फैमिली, तो इसकी संयोजकता फिक्स होती है +3, और कार्बन फैमिली वाली की संयोजकता होती है +-4, और नाइट्रोजन वाले तत्वों की संयोजकता होती है कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है? 5 के आसपास, + के रूप में। और फिर बाद में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण कर सकता है? तो उतनी उसकी क्या होती है? संयोजकता के रूप में एग्जिस्ट कंपाउंड करता है। देखोगे इसके साथ में संयोजकता या बंध बनाने की क्षमता ऑक्सीजन की हो जाएगी -2, और फिर बाद में क्लोरीन फैमिली आएगी, उसकी संयोजकता हो जाएगी -1, और हाइड्रोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? 0। ये दिमाग बात आप कह रहे, ध्यान देगा। अब कुछ परमाणु ऐसे दे रखे हैं जिनकी संयोजकता भी क्या होती है? फिक्सेबल होती है। 18 में इसको जैसे कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है? -2। जो आवेश से क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता। जितना कंपाउंड पे आवेश है वही उसकी क्या संयोजकता, उतने बंध बना सकता है। सल्फेट SO4 -2, सल्फाइड S -2। उसका देखते हैं नाइट्रेट -1, क्लोरीन -1, अमोनिया -1। अमोनिया की संयोजकता 0, कोई आवेश नहीं होता है। तो अलग अलग तत्वों की संयोजकता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कुछ परमाणु के आपके दे रखिए, उसको आपको याद रखना। क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी -1, तो इनको आप याद रखना। अब आपको किसी परमाणु का रासायनिक सूत्र लिखना। ये संयोजकता के बाद में अगला टॉपिक आपके क्या आएगा? किसी परमाणु का रासायनिक सूत्र किस प्रकार से अपन लिखते हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आगे अपन देखते हैं। सबसे पहले जो परमाणु दे रखा है या जो यौगिक दे रखा है उसका आपको रासायनिक प्रतीक लिखना। प्रतीक लिख के फिर बाद में उसकी संयोजकता निकालना, और संयोजकता को फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ताकि उसके आवेश संतुलित हो जाए, और फिर बाद में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए रासायनिक सूत्र लिखना। सर्वप्रथम क्या करोगे? जो तत्व दे रखा है उसका प्रतीक लिखना। सबसे पहले क्या लिखना? सर्वप्रथम यौगिक में उपस्थित
तत्वों का प्रतीक लिखना। क्या लिखना? प्रतीक। फिर प्रतीक के नीचे संयोजकता दर्शाना। संयोजकता दर्शाना। तीसरे स्टेप में आवेश संतुलित करना। यदि धातु और अधातु मिक्स में दे रखा हो तो पहले धातु को प्राय कर देना। धातु व अधातु की उपस्थिति होने पर धातु को पहले लिखते हैं। अब ये 3-4 नियम आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको दिमाग में होना अनिवार्य है। जैसे एग्जांपल फॉर दे रखा है आपको सिंपल से पहले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। किसका? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखो आप। एग्जांपल ऐसे सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो धातु दे रखा है, धातु का प्रतीक, ये धातु है, उसका प्रतीक लिखो। और क्लोराइड। अब सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया +1। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? -1। फिर बाद में चिन्ह को क्या करना, भूल जाना। एक बार संयोजकता को प्रदर्शित कर दो, फिर बाद में चिन्ह क्या कर दो, दिमाग से निकाल दो, और इसको फिर बाद में डायरेक्ट क्रॉस करना। इसको 1 से और इसको इससे गुणा करना, वज्र गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? NaCl। यही आपको क्या हो जाएगा? कंपाउंड का रासायनिक सूत्र। यही क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। दिमाग बात रहेगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले आपको बता रखा है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मैटर समझ में आए उसको वापस रिवाइज करें। देखिए आगे जैसे कुछ यौगिकों के, जैसे आपको और मैं बता रहा हूं रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। जैसे आपको दे दिया क्या, आपको कंपाउंड दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या दे रखा है? एल्यूमिनियम सल्फेट। यौगिक का नाम दे रखा है रासायनिक फॉर्म। एग्जांपल सेकंड, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखो। तो आपको सबसे पहले एल्यूमिनियम का संकेत है, और सल्फेट का क्या आपको सिंबल आपको बता रखा था, SO4 सल्फेट। ऐसे कुछ आपकी किताब में भी दे रखा है, उसकी PDF में भेजो, उस पार्ट में देखना कि मतलब कौन कौन सा क्या दे रखा है, वो आप याद कर लेना। काफी है, टेबल में आप याद करना टेबल। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? +3, और इसकी संयोजकता होती है -2। फिर इसको क्या करना, क्रॉस गुणा। तो Al2 और इसको क्या करोगे, कोष्टक बंद SO4, और कोष्टक बाद क्या करोगे 3। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। बहुपरमाणु आने पर उसको क्या लेना, कोष्टक में बंद कर लेना। ध्यान दें, जब सिंपल सा दे रखा है, जैसे आपको कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको पता है कैल्शियम का संकेत क्या होता है?
Ca और क्लोराइड का Cl, इसकी सॉल्यूबिलिटी +2 और इसकी सॉल्यूबिलिटी -1। फिर बाद में चिन्ह को भूल देना, क्रॉस होना दिमाग में रहे। Ca 1 का 1 और इसको करो 2, फिर बाद में पास में लिख दो, ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। तो ऐसे जितने भी बहुत सारे तत्व दे रखे उसके आप सूत्र बनाने का प्रयास करना। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, काफी तत्वों का आप सूत्र घर बैठ के बनाने का प्रयास करना। मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें आप बैठ के बनाना। अगला बिंदु आपके रहेगा, देखिए आणविक द्रव्यमान क्या है, आणविक द्रव्यमान। इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो, आणविक द्रव्यमान। देखिए आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान वह होता है कि किसी अणु सूत्र में उपस्थित तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ही उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जितने भी परमाणु उसमें उपस्थित उन सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग क्या कहलाएगा, आपके आणविक द्रव्यमान या अणु सूत्र द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है, या अणुभार भी अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं। देखिए किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। आणविक द्रव्यमान या जिसको बोलते हैं अणुसूत्र भार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या है उस पर अपन बात करते हैं। तो आप परिभाषा क्या बताओगे, किसी पदार्थ के अणु सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग ही क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के अणु सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग ही आणविक द्रव्यमान या अणुसूत्र भार कहलाता है। इसकी इकाई भी एटॉमिक मास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूनिफाइड के रूप में। शॉर्ट में इसकी इकाई आप मात्रा के रूप में लेते हैं, इकाई क्या हो जाएगी, मात्रा के इकाई के रूप में इसका आप वर्ड यूज करोगे यू, यूनिफाइड। अब देखते हैं एग्जांपल के रूप में कैसे निकालना है अणुभार। एग्जांपल फॉर जैसे दे रखा आपको HNO3 का आणविक द्रव्यमान बताइए। द्रव्यमान क्या करना, ज्ञात करना। तो हम जानते हैं इसमें कौन कौन से परमाणु उपस्थित है, पहले उसको लिख दो। परमाणु है इसमें और परमाणु का द्रव्यमान कितना है वो। तो इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जितनी संख्या है उसको उसमें क्या करते हैं गुणा। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 1, नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3। जितने अणु उपस्थित वो आपने लिख दिया। अब आप जानते हो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 3। फिर बाद में इसके बीच में क्या लग देना प्लस। सभी को गुणा करके जोड़ोगे तो आपको एवरेज मान कितना मिलेगा, 15, और इसका गुणा कितना हो जाएगा, 16 48, 48 और 15 कितना होते हैं, देखिए 15 + 48, तो इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 63। इस प्रकार से अपन किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान दे रखा हो और उसके आधार पर अपन आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। और के अपन ज्ञात करते हैं
परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने कल वीडियो में बताया था कि जितना उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा है उसका डबल लगभग एवरेजेबल मैक्सिमम केस में वही होता है। और कुछ आपको याद भी रखना पड़ता है, अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकता है। उस पर अपन डिस्कस आपके पिछले वीडियो में किया था। तो किसी भी सूत्र का आणविक द्रव्यमान निकालना तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं। अब अगले स्टेप में आप देख रहे हो, देखिए अनुभार या आणविक द्रव्यमान या इसको सूत्र भार के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र भार मतलब कोई भी यौगिक का सूत्र दे रखा हो और उसके आधार पर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र भार के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब अपन देखते हैं एक वर्ड आप क्या है मोल, क्या रहे हैं मोल। मोल पे क्या टॉपिक दे रखा है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मोल पदार्थ की एक सूक्ष्मता क्या है, एक इकाई के रूप में क्या है, मोल पदार्थ की सूक्ष्मता इकाई है और एक मोल की वैल्यू होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। यहाँ अवोगाद्रो एक वैज्ञानिक था जिन्होंने एक कण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कितने एक मोल मान लो पदार्थ लेते हैं उसमें कितने कण हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, उसकी एक्सेप्टेड संख्या दे रखी है जो कैलकुलेटेड मान है पहले से, तो उसकी वैल्यू आपकी होती है 6.0323 इंटू 10⁻23। तो ये क्या होता है, एक मोल की वैल्यू होती है, या जिसको बोलते हैं एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, आपको ध्यान दें। मोलर द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। अब देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ एप्लीकेशन आती है। कोई पदार्थ आपको दे रखा है कि इतने ग्राम जल में कितने कण हो सकते हैं या इतने कणों में कितने मोल हो सकते हैं, तो उनको किसी में अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस आपको इस पर आधारित एप्लीकेशन दे रखी है। जैसे आप देख रहे हो कि मान लो कणों की संख्या दे रखी है और मोल ज्ञात करना क्या करेंगे, n का क्या करेंगे भाग देंगे, कणों की संख्या में अवोगाद्रो संख्या को भाग देंगे तब आपके मोल मिल जाएंगे। और मोल दे रखे और कणों की संख्या निकालने की अवोगाद्रो संख्या क्या करोगे गुणा करोगे। और मोल दे रखा और ग्राम में पदार्थ को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। और ग्राम दे रखा और मोल निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान का भाग देते हैं। और आयतन मान लो 1 लीटर पानी में कितने मोल उपस्थित होंगे, अब मान लो मोल ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, उसमें जो 22.4 लीटर उसका गुणा कर देंगे और मोल में बदलना है उसको क्या कर देंगे, इससे भाग देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके आगे वाले क्लास में भी दे रखा है और आपके इसमें थोड़ा बहुत मटेरियल दे रखा है। इस पर आधारित दो मैं आपको नंबरिकल प्रश्न समझाता हूँ, फिर अपना ये तीसरा पार्ट था इस पर आधारित मैटर आपने कवर किया जो काफ़ी अच्छा पार्ट दे रखा है। सब मैंने प्रेस भी आपने किया होगा और घर बैठ के आप नोट्स भी बनाते होंगे, ऐसे उम्मीद है पढ़ते रहे आगे बढ़े। देखिए एक दो नंबरिकल इस पर अपन समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, 2 ग्राम जल में कणों की संख्या ज्ञात करो। दो ग्राम जल में कणों की संख्या ज्ञात करो। जल में कितने कण उपस्थित है, 2 ग्राम में, तो अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो अपन को दे रखा जल, तो सबसे पहले जल का रासायनिक सूत्र क्या रहेगा, H2O जल का क्या रासायनिक सूत्र है, विनाउ हम जानते हैं जल का H2O रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और जल का द्रव्यमान निकालोगे, जल का द्रव्यमान तब क्या रहेगा, हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन, तो इनका द्रव्यमान हो जाएगा 2 + 16 बराबर क्या जाएगा 18। कितना है द्रव्यमान इसका, 18 है। अब आपको निकालना है, पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे और फिर बाद में कणों की संख्या निकलेगी। देखिए तो अपन पहले क्या निकालेंगे, मोल बराबर क्या हो जाएगा, जो आपको मोल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान का उसमें ग्राम में क्या देंगे, भाग देंगे। द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। देखिए कितना दे रखा है द्रव्यमान आपको दे रखा है 2 ग्राम, 2 में 18 का भाग होगी तब
जाके जो भी आपकी डिजिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, आपकी मोलम आ जाएगी। तो भाग देने में कितना रहेगा, भाग जाने का 0 2 के पास में 1, वापस से 2 रहे तो फिर ऐसे एक बार जाएगा भाग, ये इतने मोल है, इतने मोल है। अब आपको निकालनी कणों की संख्या, तो कणों की संख्या निकालने के लिए अवगाद्रो संख्या से क्या करेंगे अपन गुणा, कणों की संख्या बराबर क्या रहेगी, मोल इंटू अवगाद्रो संख्या n। तब आप देखोगे 0.1 इंटू 6.0 इंटू इसका गुणा, तो ये हो जाएगा आपके कणों की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो, कई प्रकार के आपके नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनको आप घर बैठ के हल करने का प्रयास करना। मेन कॉन्सेप्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दें इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, बार बार दोहराते रहे मैटर को, घर बैठ के पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको देखते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपका पार्ट पूरा क्लोज।